तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 20 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे ज़्यादा प्रश्नों के साथ में। आज के जो प्रश्न है इस शिफ्ट के हमें भेजे हैं सुनील और रोहित सिंह जी ने। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि न केवल आज बल्कि अंतिम दिन तक लगातार हम आपका एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से करवाने वाले हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आपसे टकराता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले बात करेंगे जीके जीएस और उसके बाद मैथ की, फिर रीजनिंग, फिर हिंदी। हर एक के बारे में आपको पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। मैथ्स और हिंदी के कुछ प्रश्न भी एज इट इज हमारे पास में आ गए हैं, उनके बारे में भी आपको सारी जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। नीचे टेलीग्राम की लिंक दी गई है, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ 24 घंटे बाद उपलब्ध हो जाएगी। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न है, बथुकम्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपको पता है नृत्य के प्रश्न जरूर आ रहे हैं और हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो बथुकम्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना का लोक नृत्य है बथुकम्मा। 2 से 3 प्रश्न आज लोक नृत्य के पूछे गए हैं। कौन कौन से हैं वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। देखिए, बथुकम्मा उत्सव में महिलाएं पारंपरिक पट्टू साड़ी पहनकर एक समूह में महाबथुकम्मा नृत्य करती हैं। साड़ी का नाम ध्यान रखिएगा, ये पट्टू साड़ी है। ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बथुकम्मा तेलंगाना का एक फूल और सांस्कृतिक उत्सव है। बथुकम्मा मूल रूप से शहर के गली कोनों और मंदिरों में शंकु के आकार के जो फूल होते हैं उनका नाम बथुकम्मा रखा गया है और यह नृत्य तेलंगाना से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 आज आपका हिस्ट्री से पूछा गया। अमृतसर की संधि कब हुई थी। सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। चलिए इस संधि के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। देखिए, तो अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स टी मैडकॉफ और पंजाब के सिख साम्राज्य के प्रमुख राजा रणजीत सिंह के बीच में यह समझौता हुआ था। दोनों का नाम आप जरूर याद रखिएगा, चार्ल्स मैडकॉफ और राजा रणजीत सिंह के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न। अभी भी लगातार प्रश्न व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। आप लोगों का दिल से धन्यवाद जो आप लोग लगातार प्रश्न भेज रहे हैं। जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको हम लास्ट में जो है अलग से बता देंगे। संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था। देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संघटक सभा के द्वारा यानी कि संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ध्यान रखना, लागू 1950 में हुआ है और अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 जनवरी को विशेष रूप से इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण संविधान के प्रारंभ दिन के रूप में जाना जाता है। तो संविधान का पूरी तरह से प्रारंभ कब हुआ था, तो 26 जनवरी को हुआ था। अब यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह वाली शिफ्ट का भी हमने एग्जाम एनालिसिस करा दिया है, उसको भी आपको जरूर देख करके जाना है अगर आपका आगे एग्जाम है। आंध्र प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो एम अब्दुल नजीर जो है वो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, श्री न्यायमूर्ति नजीर को 12 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर स्पीड आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो स्पीड को हम कम कर देते हैं, क्योंकि सुबह वाली वीडियो जो हमने एनालिसिस कराया था उसमें बताया था कि आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो कम कर देते हैं। ठीक है, चलिए। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध बांसुरी से है और वाद्य यंत्रों से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, तो पन्नालाल घोष एक लोकप्रिय बांसुरी वादक हैं। सुबह आपका शहनाई वादक पूछा गया था और इस शिफ्ट में बांसुरी वादक आपसे पूछा है। ठीक है, जिनकी 1960 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हें भारतीय शास्त्रीय बांसुरी के पायनियर के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय साहित्य का मतलब भारतीय शास्त्रीय बांसुरी का पायनियर किसे कहते हैं, तो वो भी इन्हीं को पायनियर जो है कहा जाता है।
देखिए, पन्नालाल घोष का मूल नाम क्या है? ये यूपीएससी का प्रश्न पूछा गया भैया। पन्नालाल घोष का मूल नाम अमल ज्योति घोष था, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लोक नृत्य का दूसरा प्रश्न पूछा गया है, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कथक के बारे में सुबह भी पूछा गया था कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक है। तो कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। देखिए, कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख रूपों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य रूप है और बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है अनुच्छेद 333 का संबंध किससे है? तो ये आंग्ल भारतीयों के आरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 333। इसे करंट अफेयर का प्रश्न कह सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में अनुच्छेद 333 को जो है निरसित कर दिया गया, यानी हटा दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। 333 पूछा है तो अगली शिफ्टों में 332 भी पूछा जाएगा, तो दोनों आपको बता देते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 332 क्या कहता है? राज्य की विधानसभाओं में एससी एसटी वर्ग के लिए आरक्षण को बताता है 332, और वहीं अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। हालांकि लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में एससी एसटी वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका चुनाव निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में 333 को निरसित कर दिया गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए अब आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शास्त्रीय नृत्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 नवंबर 1963 को शास्त्रीय नृत्य अकेडमी की स्थापना हुई थी। देखिए, तो अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। पिछले 57 वर्षों से अकेडमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोक संगीत, लोक नृत्य की परंपराओं के प्रचार प्रसार और संवर्धन हेतु परिरक्षण का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक आपका जनगणना से भी पूछा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला की संख्या किस राज्य में है? महिलाओं की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो वो आपका केरल हो जाएगा। सर्वाधिक महिला जनसंख्या भी यही है, सर्वाधिक साक्षरता भी यही है, सर्वाधिक महिला साक्षरता भी यही है और सर्वाधिक लिंगानुपात भी यही है। ये 4-5 प्रश्न आपके केरल से संबंधित हैं जो आगे आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका लिंगानुपात 1084 है। ये प्रश्न आगे बन सकता है। इसके बाद पुदुचेरी है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, और महिलाओं की सर्वाधिक जनसंख्या भी कहाँ पर है? केरल राज्य में ही स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? साइंस से आपका प्रश्न पूछा गया है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। देखिए, टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। यह वनस्पतिक तेलों से प्राप्त होता है और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। तो प्रजनन क्षमता वाला जो रोग होता है वो विटामिन ई की कमी से देखने को मिलता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एस आकार का समुद्र कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर जो है यह एस आकार का दिखाई देता है। देखिए, यदि विश्व मानचित्र पर बारीकी से देखा जाए तब एस आकार का बनने वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर, बेरेंट सागर, नॉर्वेजियन सागर, ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क जलडमरू मध्य के माध्यम से यह आपस में जुड़ा हुआ है और इस वजह से यह एस आकार का जो है देखने को मिलता है अगर आप मानचित्र पर देखेंगे तो। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डी वाई चंद्रचूड़ अगर आपके ऑप्शन में दिया गया है तो डी वाई चंद्रचूड़ ही भारत के वर्तमान सीजेआई भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए, इनका पूरा नाम भी देख लीजिए, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें, क्रम भी याद रखना है आपको, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 49वें सीजेआई उदय उमेश ललित के उत्तराधिकारी हैं। याद रखना 49 नंबर के जो है वो यूयू ललित हैं, 50 नंबर के डी वाई चंद्रचूड़ हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ का अपेक्षाकृत 2 वर्ष का लंबा कार्यकाल होगा और वे 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। कम समय में पूरी जानकारी, पूरा एनालिसिस हम करवा देते हैं। अभी आप कहीं और देखेंगे तो 3 से 4 घंटे तक ही आप एक एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। हम मात्र 10 से 12 मिनट में आपका पूरा एग्जाम एनालिसिस बता देते हैं। आपके समय की बचत होती है जिससे कि आप आगे अपने शिफ्ट की तैयारी कर सकें, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। आज का तीसरा प्रश्न लोक नृत्य से पूछा गया है, गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है? तो गुजरात का लोक नृत्य आपका गरबा हो जाएगा। एक और प्रश्न अभी आया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो भाई 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह भी आपको याद रखना है, यह भी आपको देख करके जाना है और आपको अपनी शिफ्ट के प्रश्न जरूर भेजने हैं अपने नाम के साथ में।
चलिए, तो ये आपका जीके जीएस करंट अफेयर के बारे में हमने आपको बता दिया। बात करते हैं मैथ में कैसे-कैसे प्रश्न आए हैं, आइए देख लेते हैं। तो मैथ में मेंसुरेशन का प्रश्न आया था, किसी गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा देने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन पड़ेगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। बाकी प्रश्न पूछा था बेलन का कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था, बेलन का सीएसए पूछा गया था, सिलेंडर का वर्ग का परिमाप से एक प्रश्न पूछा गया था, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न आपके देखने को मिले हैं। वहीं सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो 2 से 3 प्रश्न आपके सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिले हैं। सीआई एसआई से एक-एक प्रश्न सीआई और एक प्रश्न एसआई का आया है। वहीं एलसीएम एचसीएफ से 2 प्रश्न आए हैं और दोनों प्रश्न काफ़ी अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ से थोड़ा-सा टफ लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। एक प्रश्न आपका डेसिमल से भी पूछा गया था, एवरेज से आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे, टाइम एंड वर्क से भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हालाँकि ट्रेन के प्रश्न अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आगे की शिफ्टों में देखने के चांस है कि ट्रेन के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में डाइस का एक प्रश्न आपको देखने को मिला है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, 2 प्रश्न आपके सीरीज के देखने को मिले हैं, गणितीय संक्रियाएं जिसे हम प्लस को माइनस माइनस को प्लस लिख लें ऐसा करते हैं, उसके भी 2 प्रश्न देखने को मिले हैं। वहीं सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो 2 प्रश्न सिटिंग अरेंजमेंट के थे, 2 प्रश्न आपके सिटिंग अरेंजमेंट के देखने को मिले हैं, जिनमें एक आपका वर्गाकार मेज पर बैठाने वाला आया था और एक पंक्ति में बैठाने को आया था कि एक पंक्ति सामने है और एक पंक्ति दूसरी तरफ है, आमने सामने आपसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ब्लड रिलेशन का भी एक प्रश्न आपका पूछा गया है, कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न हैं, छिपी आकृति का एक प्रश्न पूछा गया, इसमें त्रिभुज आपको ढूंढना था और लेटर कोडिंग का मतलब है कि अगर हम क्रम से संयोजित करें तो इनमें से चौथे नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, यह प्रश्न पूछा गया था। और डायरेक्शन का भी एक प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपसे सीधे ये पूछा गया कि कौन से दिशा में वह जा रहा है, यानी दिशा पूछी गई थी, दूरी डायरेक्शन में नहीं पूछी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में देखिए पर्यायवाची के 3 प्रश्न आए हैं, जिनमें स्त्री का पर्यायवाची आपसे पूछा है, महिला का पर्यायवाची पूछा गया था। वहीं विलोम शब्द की बात करते हैं तो 2 प्रश्न जो है वो विलोम शब्द के देखने को मिले हैं, 2 से 3 प्रश्न विलोम शब्द के देखने को मिले हैं। और अगर मुहावरे की बात करते हैं तो एक मुहावरा आपसे पूछा गया था, कल पढ़ना। कल पढ़ना का क्या होगा अर्थ, यह पूछा गया था। पैराग्राफ के सीधे-सीधे 5 प्रश्न सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं, जो कि पैराग्राफ से देखने को मिल रहे हैं। हिंदी पैराग्राफ से काफ़ी सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए संपत्ति का विलोम क्या होगा, यह आपसे पूछा था कि संपत्ति का विलोम क्या होगा। ये विलोम में एक प्रश्न मिल गया है, संपत्ति का विलोम पूछा गया था। चक्रपाणी में समास कौन सा होगा, यह आपसे पूछा गया था। तो समास के भी 1 से 2 प्रश्न समास के भी देखने को मिल रहे हैं। मुहावरे के 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें एक तो हमने आपको बता दिया कल पढ़ना पूछा गया था, एक पूछा था अपना उल्लू सीधा करना, यह भी मुहावरा आज आपका पूछा गया था। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के 2 प्रश्न आपके पूछे गए थे, ये भी आपको देख करके जाना है। वहीं 2 प्रश्न आपके वाक्य शुद्धि से भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न आपका लोकोक्ति से पूछा है और वर्तनी शुद्धि से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपकी 20 नंबर की हिंदी आ रही है। पेपर लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर लेवल जो है वो सिंपल से मॉडरेट है। फिलहाल तो यही लेवल है, लेकिन आगे कैसा लेवल रहेगा यह देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि डेली पर डे हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम आपका करवाने वाले हैं। कम समय में सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका आगे एग्जाम है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। बाकी टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, 2 लिंक हैं, एक डिस्कशन ग्रुप की है और एक आपका पीडीएफ वाली है। पीडीएफ वाली जो लिंक है वो ऊपर ही देखने को मिल जाएगी, और डिस्कशन ग्रुप की और जहां पर आपको हम फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं वो 2nd नंबर पर है। जहां पर हम टेलीग्राम पर फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं वहां पर आपको राकेश यादव सर के क्लास नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की नई बुक फ्री में मिल जाएगी, और मैथ्स के काफ़ी सारे नोट्स आपको एसएससी के फ्री मिल जाएंगे। एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर जो है रिसेंट में हुए वो सब आपको वहाँ पर फ्री में मिल जाएंगे। तो दोनों ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। बाकी अपने प्रश्नों को जरूर सेंड कीजिएगा, और ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब जैसे ही 3rd शिफ्ट छूटती है, 3rd शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस तुरंत हम लेकर के आ जाएंगे। तो 3rd शिफ्ट और 4th शिफ्ट दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस एग्जाम छूटने के मात्र 1 घंटे के अंदर ही हम लेकर के आ जाएंगे। तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं 3rd शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।